खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 3 दिन दंगों की आग में जलने के बाद कासगंज अब अमन के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर एक नौजवान शख्स की जान लेने वाले इस बवाल के लिए इन 3 दिनों में कासगंज को जिस तरह भड़काया गया और हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश हुई, उससे साजिश की बू जरूर आती है। राज्यपाल राम नाईक ने बड़ा बयान देते हुए कासगंज दंगों को यूपी के लिए कलंक करार दिया है। कासगंज के एसपी का ट्रांसफर किया जा चुका है और डीएम आरपी सिंह के मुताबिक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। 2 तस्वीरें भी सामने आई जो यूपी में सत्ता नशीं पार्टी के लापरवाह रवैये को जाहिर करती हैं। पहला, जब कासगंज जल रहा था तो यहां के दोनों विधायक एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का मजा ले रहे थे। दूसरा, हिंसा में चंदन की जान जाने के बाद बीजेपी एमपी राजवीर सिंह का इलाके में पहुंचकर भड़काऊ बयान देना। साथ ही कटघरे में है वो तमाम लोग जो इस खेल में मोहरा बने और जमकर अफवाहों का बाजार गर्म किया और यह साबित करने की झूठी कोशिश की गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की तिरंगा यात्रा निकालने पर हिंसा को अंजाम दिया, यह जानते हुए कि पहला पक्ष भी वहां तिरंगा फहराने के लिए ही इकट्ठा हुआ था। तो आज बड़ा सवाल यह कि आखिर अमन के ये दुश्मन कौन है? किसकी नजर लग गई इस अजीमोशान मुल्क को कि बात बात पर लोग नफरतों की चिंगारियां यूं भड़का रहे हैं? कौन है कासगंज के असली मुजरिम? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कासगंज फसाद के पीछे किसकी साजिश? क्या इंतजामिया की लापरवाही से सुलगता रहा कासगंज? कासगंज फसाद यूपी पर स्याह धब्बा। क्या अमन के दुश्मनों को मिलेगी मात? कासगंज का असल मुजरिम कौन? उत्तर प्रदेश के कासगंज में 4 दिन बाद भी सूरत हाल मामूल पर नहीं आई है। हालांकि हुकूमत की जानिब से हालात पटरी पर लौटने का दावा जरूर किया जा रहा है। कासगंज में यौम जमहूरिया के मौके पर तिरंगा यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद और आगजनी के वाकयात को अब तो उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नाईक ने भी रियासत के माथे पर कलंक बताया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ऐसे कदम उठाए कि आइंदा ऐसा न हो। निश्चित तौर पर कासगंज जो हुआ वो किसी को भी शोभादायक नहीं है। किसने प्रारंभ किया, किसने बाद में जवाब दिया, ये बात तो इंक्वायरी के तहत बाहर आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर वहाँ के जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश के लिए एक कलंक के रूप में हुई है। सरकार उसकी जांच कर रही है और कड़े से कड़े रुख लेकर ऐसे जो लोग शांति के साथ संघर्ष करते हैं, शांति को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और उत्तर प्रदेश जो इतने दिन एक दृष्टि से देखा जाए तो 8-9 महीने में कोई विशेष घटना इस प्रकार की नहीं हुई थी। ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है कि इस प्रकार की घटना हुई है। कासगंज में जुमे के रोज विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। इल्जाम है कि एक खास फिरके के लोगों ने बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा पर पथराव किया, जिसके बाद तशद्दुद भड़क गया, जिसमें चंदन नामी एक शख्स की मौत भी हो गई। इंतजामिया के मुताबिक यात्रा के लिए इजाजत भी नहीं ली गई थी। तशद्दुद के दौरान कई दुकानों को आग लगाई गई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। फसादियों के हमले में अपनी आंख खोने वाले अकरम ने हिंदू और मुसलमानों से मिलजुल कर रहने की अपील की है। ईंटें, पत्थर, लाठी सब मारा और बहुत अफसोस हुआ कि लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये आदमी यहाँ का नहीं है, राहगीर है, और उनके अंदर इंसान नहीं शैतान ने उनको बरकराया था। अल्लाह ताला उनको माफ़ करे और उनको हिदायत दे। उसमें कुछ लोग अच्छे भी थे जिन्होंने बाद में मेरे ऊपर रहम फरमा के मुझको छोड़ दिया, मगर जिस इंसान की जान गई बेचारे उनके घर वालों पर क्या बीतती होगी। लड़का था, वो गैर मुसलमान मगर हिंदू भाई था मेरा, उसकी जान चली गई। उन लोगों ने मेरी जान बच दी, इससे बढ़ के क्या होगा, इतना रहम कर दिया। मैं चाहता हूँ, मैं अपील करता हूँ पूरी अपने कौम से, हिंदू भाइयों से कि आपस में इख्तिलाफात ना करें और मिलजुल के रहें। हर इंसान एक इंसान है, बाद में जो है वो मुसलमान और हिंदू है, पहले इंसान है। कासगंज तशद्दुद पर सियासी पार्टियों ने भी जमकर बयानबाजी की।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बरसरे इक़्तिदार जमात पर फसाद भड़काने और रियासत में खौफ का माहौल बनाने का इल्जाम लगाया, तो हुकूमत की जानिब से इसका दिफा करने की भरपूर कोशिश की गई। इंतजामी सतह पर अपनी लापरवाही का ठीकरा साजिश के सर फोड़ने की भी कोशिश हुई, लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये साजिश किसने की और क्या अमन के दुश्मनों को मात दी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो हम सबकी ये दुआ है कि कासगंज में जल्द से जल्द हालात सामान्य हो, अमन के रास्ते पर कासगंज आगे बढ़े। लेकिन यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कासगंज के असली मुजरिम हैं कौन, वो कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि अमन कायम ना हो पाए और इस तरह से लोगों को भड़काना कि वो उकसावे में आकर हिंसा पर आमादा हो जाएं। ये मंशा आखिर किसकी हो सकती है, इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, ये बस आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता का रिपोर्टर के फाउंडर रिफत जावेद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनिल यादव साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं मेरे साथ स्टूडियो में। राकेश त्रिपाठी साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। अमरनाथ अग्रवाल साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। और दो और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर आपको थोड़ी देर में बस नजर आएंगे। मौलाना अतहर दहलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं और विजय शंकर तिवारी जी जो कि विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा है। बस थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी साहब, आपकी सरकार है यूपी में और राज्यपाल को यह कहना पड़ा कि यूपी के माथे पर कलंक लग चुका है कासगंज का। इसकी जिम्मेदारी आपके हिसाब से किसकी है? क्योंकि हमने देखा कि 3 दिन तक कासगंज जलता रहा और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से फेल्योर साबित हुआ। कर्फ्यू लगाया नहीं गया, धारा 144 लगाई गई और उसका नतीजा हमारे सामने है कि एक शख्स की जान चली गई, 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों ऐसा हो पाया? देखिए समीर जी, मेरी 2-3 बातों पर आपत्ति है। एक तो यह कहा जाना कि वो यात्रा जो निकल रही थी उसकी अनुमति नहीं थी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। गणतंत्र दिवस के दिन पूरा देश उल्लास में डूबा होता है। पूरे देश में छोटे छोटे बच्चों से लेकर के नौजवान और बुजुर्ग तक तिरंगा झंडा लेकर के अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उत्साह का अपने इस पर्व को मनाते हैं। इसमें किसी तरह की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात, इस यात्रा को बार बार यह कहा जा रहा है कि यह बजरंग दल की यात्रा थी, यह विश्व हिंदू परिषद की यात्रा थी, यह एबीवीपी की यात्रा थी, यह भाजपा प्रायोजित यात्रा थी। यह पूरी तरह तथ्यों से परे है। यह किसी भी संगठन की ऑर्गेनाइज्ड की गई यात्रा नहीं थी, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। राकेश त्रिपाठी, इस बात का किसी को काउंटर क्वेश्चन मैं यहां पर आपसे करूंगा कि आपने 2 बातों का जिक्र किया। एक मिनट राकेश त्रिपाठी, आपने 2 बातों का जिक्र किया। पहली ये कि किसी संगठन की ये यात्रा नहीं थी। मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले आरपी सिंह जो डीएम है उनका बयान आया है और उन्होंने बाकायदा उस संगठन का नाम भी लिया है। थोड़ी देर में आपको कहिएगा तो मैं उस संगठन का नाम भी बता दूंगा कि चंदन नाम का ये जो लड़का था ये उस संगठन से जुड़ा हुआ था। और दूसरी बात, आपने जो सवाल उठाया कि प्रशासन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती, ये बात हमने नहीं कही या मेरे किसी मेहमान ने नहीं कही अभी तक जो इस शो में मौजूद हैं, बल्कि ये बात भी आपके कासगंज के डीएम ने ही कही थी कि प्रशासन से इजाजत नहीं ली गई थी तिरंगा यात्रा की। अब आप बोलिए। आपने प्रमुख सचिव गृह का बयान भी सुन लिया होता और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बयान भी सुन लिया होता। और हायरार्की में ये अफसर बहुत ऊपर होते हैं, शासन के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। और दोनों ही अधिकारियों ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया है। और वकील होने के नाते, संविधान का जानकार होने के नाते मैं भी इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 26 जनवरी को या 15 अगस्त को किसी भी तरह का तिरंगा लेकर के निकलने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात कि किसी भी व्यक्ति का किसी संगठन से जुड़ा होना और उस यात्रा को यह मान लेना कि वो संगठन की यात्रा है, ये ठीक नहीं है। और अगर किसी संगठन से जुड़े हुए लोग किसी यात्रा में गए ही हैं तो क्या यात्रा रोक देने का अधिकार किसी को होगा? कोई भी व्यक्ति सड़क पर किसी भी यात्रा को रोक देने का अधिकार कैसे पारित कर लेता है और रोकते हुए इस हिंसा पर उतर आवे कि वो गोली मार दे? इस बात की इजाजत किसी को दी जा सकती है? ये एक राकेश त्रिपाठी साहब, आप ये मत भूलिए कि आप किसी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं जिसकी इस वक्त
यूपी में हुकूमत है, सरकार में है आप, इसलिए एक तरफा मत होइए। आपकी ये जिम्मेदारी है इस वक्त कि आप दोनों पक्षों की राय बिल्कुल एक तरफा सामने रखें। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, कम से कम इस शो में, मेरे शो में एक तरफा मत होइए। तथ्य ये है, आप दोनों तरफ की राय सामने रखिए, क्योंकि आपकी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास। आपको दोनों तरफ की राय सामने रखनी होगी। मैं आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं करता कि आप किसी एक पक्ष की राय या किसी एक पक्ष की बातें सुनकर यहां पर बैठ जाएं और उसकी दलीलें आप इस शो में देने लगे। प्लीज सर बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल, मैं समीर जी एक बात समझ लीजिए, मैं तथ्य और सत्य के साथ बिल्कुल समझौता नहीं करूंगा। ये तथ्य है, ये सत्य है कि तिरंगा करना भी नहीं चाहिए। नौजवान उल्लास मनाते हुए गणतंत्र दिवस के स्वाभिमान के इस पर्व को मनाते हुए अपने घरों से बाहर निकले थे, मोटरसाइकिलों से जा रहे थे, वो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वो वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, वो कोई आपराधिक कृत्य नहीं कर रहे थे, उनका रास्ता रोका गया। बिल्कुल, ये तथ्य है। आपराधिक कृत्य दूसरी तरफ से भी नहीं हो रहा था। ये तथ्य उद्घाटन, यही तो बात समझ में नहीं आ रही ना कि एक तरफ से तिरंगा यात्रा निकलती है और दूसरा पक्ष तिरंगा लहराने के लिए एक समारोह कर रहा होता है। आखिर वो कौन से लोग हैं जो इन दोनों समुदायों को इस तरह से भड़काने की कोशिश करते हैं कि आग लग जाती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना राकेश त्रिपाठी साहब। यही तो बात है कि हमें नतीजे पर नहीं पहुंचना है तब तक जब तक कि जांच के नतीजे हमारे सामने नहीं आ जाते। हम जल्दबाजी करते हैं, हम लोगों को भड़काने लगते हैं। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना हमारे नेताओं की। बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं तो लगातार, मैं पहले दिन से जिम्मेदारी है सर, ऐसा है, मैं बताऊंगा आपको आगे। जी विजय शंकर तिवारी जी, लगातार हम लोगों ने बहुत बहस की है इस बात पर कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, तुम राष्ट्रगान कैसे नहीं गाओगे, जैसे हम कहेंगे वैसे गाओ, खड़े हो जाओ ना खड़े हो, बहुत सारी डिबेट्स इस पर हुई हैं। आज क्या आपको अपनी उस गलती का एहसास हो रहा है जिसमें विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे तमाम संगठन इस बात पर जोर देते हुए नजर आते थे कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है? यह नारा देखिए आज किस स्थिति में हम लोगों को पहुंचा दिया गया है कि एक पक्ष वहां पर जो कि ध्वजारोहण ही कर रहा है, 26 जनवरी पर वो भी तिरंगा फहरा रहे थे, तिरंगा यात्रा भी निकली थी। देखा जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन एक तरफ से यह कहना कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तुम लगाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये क्या है? कहीं ना कहीं आपको गलती का एहसास हो रहा है कि हमने अपनी जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने नहीं निभाई, जिसके चलते आज ये चंदन नाम का नौजवान जो है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, 2 लोग घायल हो गए, अकरम और नौशाद। समीर जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, प्रश्न करने का अधिकार आपका है, शब्द बनाने का अधिकार बिल्कुल, और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये सवाल कर रहा हूं आपसे। आप जिस जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं मैं उसी जिम्मेदारी का उत्तर दे रहा हूं जी। आपका एक बात जो है, जो आपने लास्ट में कही है, मैं उसी शुरुआत करता हूं। 2014 से पहले देश में राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ खिलवाड़ नहीं होता था, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो कश्मीर में दिखाई पड़ता था या वो भारत पाकिस्तान के मैच के समय दिखाई पड़ता था, उसके अतिरिक्त ध्यान में नहीं आता था। 2000 और कहीं होता नहीं था, ऐसा नहीं है, होता था लेकिन मीडिया दिखाता नहीं था। 2014 के बाद मीडिया जागा और जहां जहां भी होता था वो नया शुरू हुआ, ऐसा नहीं है, जहां जहां होता था वहां मीडिया के सामने आना शुरू हो गया। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान असम्मान करने वाले लोग, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने वाले लोग जब उनके चेहरे उजागर होने शुरू हो गए तो इसी देश में एक बड़ा वर्ग है जो अवार्ड वापसी गैंग जिसको हम बोलते हैं, वो उनके एक मिनट वो उनके बचाव में खड़ा होता है। अगर उनके प्लीज गोल ना घुमाइए, आज वक्त हमारे पास बहुत कम है, सारे खास मेहमान लोग नहीं खड़े होते तो आज ये घटना कासगंज की नहीं होती। मैं आपसे एक सिंपल सवाल, सीधे उन पर आरोप मरता हूं। मैं आपसे एक सिंपल, विजय जी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर उनका साथ देते थे, वो उसका कारण है जिसके कारण कासगंज की घटना घटी। ये आप समझ, मेरे एक सवाल का छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए, उसका जवाब दे दीजिए। जब ये घटना हुई और उसके बाद कुछ लोगों ने अफवाह के चलते, लोगों को भड़काने के चलते, नफरत फैलाने के चलते ये सवाल पूछा, ये सवाल देश के लोगों के सामने रखा कि तिरंगा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा, तो आप लोग खुश हुए क्या? आपको लगा कि हां ये सही सवाल पूछ रहे हैं, जायज सवाल है, वाजिब सवाल है? लगा क्या ऐसा? एक बताइए, जिम्मेदारी से जवाब दीजिएगा विजय जी, दिल पर हाथ रखकर। नहीं समीर जी, दिल के हाथ हिंदुस्तान में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, पाकिस्तान में फहराया जाएगा क्या? जब कुछ लोगों ने यह सवाल पूछा और देश के साथ गद्दारी की एक तरह से,
लोगों को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की, तो आपको खुशी हुई क्या? आप ये पूछेंगे कि अगर देश में तिरंगा फैलता है आपको खुशी होती कि नहीं खुशी होती है? ये गद्दारी की खुशी होती है, ये गद्दारी की बात है। बिल्कुल खुशी होती है। एक मिनट प्लीज विजय जी घुमाइए नहीं आज, घुमाइए नहीं आज, घुमाइए नहीं आज विजय जी, प्लीज घुमाइए नहीं। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए विजय जी, प्लीज। विजय जी खुश होगा, देश खुश होगा, विजय जी आपको, विजय जी आपको, विजय जी ना, गलत दिशा नहीं है, ये बिल्कुल सही दिशा है। ये सही दिशा ही देश के सामने आनी चाहिए विजय जी। विजय जी ये सही दिशा ही देश के सामने आनी चाहिए। यही नहीं हो रहा इस देश में, यही नहीं हो रहा है। देश के प्रतीकों का अपमान करने वाले लोगों के साथ जो खड़े होते हैं उनका पक्ष ले रहे हैं आप, उनका बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बचाव कर ही नहीं सकता। नहीं बचाव कर रहे हैं, मैं बस सिर्फ ये एक सवाल उठाने की कोशिश कर रहा हूं विजय जी। ना 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 ना, शब्द आपके हो सकते हैं। आपने मेरा सवाल नहीं सुना। फिर या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पाए, नहीं समझ पाया, समझ गया, नहीं समझ पाया, नहीं समझ पाया। सवाल सुनने वो नहीं आए हैं, वो अपना एजेंडा पूरा करने आए, सवाल सुनने आए ही नहीं है ये। नहीं ठीक है, अपनी देखिए अलग अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, हमारे और विजय शंकर जी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, अनिल यादव के विचार अलग हो सकते हैं, मौलाना अतहर देलवी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी भूलकर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की कोशिश करने लगे, तो फिर मेरे हिसाब से देश के लिए उससे बड़ा कोई गद्दार नहीं हो सकता भाई। आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? नहीं हो सकता उससे बड़ा गद्दार। नहीं, मैं अपने व्यूअर से ये बात कर रहा हूं। ठीक है विजय जी, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जबकि ये जानकारी सामने आ चुकी थी कि दूसरा पक्ष भी तिरंगा फहराने के लिए वहां पर मौजूद था, तिरंगा फहराने के लिए ही वहां पर समारोह किया जा रहा था और दूसरी तरफ से तिरंगा यात्रा लेकर तमाम लड़के निकले, उसके बावजूद भी देश के सामने यह सवाल रखना कि तिरंगा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में फहराया जाएगा? जो लोग ये सवाल पूछ रहे थे ना, आज मैं उनकी मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग देश के असली गद्दार हैं सर। मेरे हिसाब से वो लोग देश के असली गद्दार हैं, क्योंकि वो सही तस्वीर नहीं रखना चाहते, वो देश के सामने सही तस्वीर नहीं रखना चाहते। ठीक है मौलाना अतहर देलवी साहब, गलत कह रहा हूं मैं? समीर, मैं तो यहाँ ये चीखम चाकी नहीं है। मैं पहली चीज़ तो ये कि वो किसी भी संगठन का था, एक व्यक्ति मारा गया, उसके घर वालों को मैं अपनी ताज़ियत पेश करता हूँ। जो दोनों घायल हैं, ये जख्मी हैं, वो जल्दी। मैं दो बातें बहुत इख्तिसार से कहूँगा, बहुत सीनियर पैनलिस्ट साहब के साथ मौजूद हैं जी। पहली चीज़ तो ये कि फिसाद हुआ, और फिसाद के साथ इसका ये मसला नहीं है कि इस फिसाद के बाद हालात क्या होंगे। सामाजिक ताने बाने को जिस तरीके से कुछ मीडिया ग्रुप्स ने और सोशल मीडिया पे यहाँ तक के कि एक मासूम बच्चा जिसको भी छोटा, इतनी उम्र नहीं थी, उसके बारे में राहुल उपाध्याय के बारे में जिम्मेदार एंकर कह दिया, और वो लफ्ज ये थे कि मुस्लिम लोकेलिटी के अंदर एक हिंदू लड़के को और मार दिया गया। मैं इख्तिसार के साथ दो बातें पूछना चाहता हूं विजय शंकर जी, बड़े अदब के साथ। देखिए, श्रीनगर हो, कश्मीर हो, मुस्लिम इलाके हो, तिरंगा यात्रा ले जाने में ज़्यादा गौरव इसलिए महसूस होता है क्योंकि लगता है कि सारे देश के गद्दार वहीं बसते हैं। इसी मुल्क में एक यात्रा और भी निकाली गई थी, मैं कांग्रेस का यहाँ हिमायती बन के नहीं बैठा हूँ, वो यात्रा वो थी जो निकाली गई थी उस वक्त, यानी आपके नक्सलाइट इलाकों के अंदर, जहाँ विद्याचरण शुक्ल भी गए थे, और आपको मालूम है 183 लोग वहां मारे गए थे। हमारा कहना है, हम सब जिनको भी तिरंगे से इतना प्यार है, तिरंगा हमारी जान के साथ जाएगा, हम लोग क्यों नहीं कहते? कोई सवाल मैं किसी पार्टी से नहीं पूछ रहा, मैं आज शंकर जी से भी कहता हूँ, वैसी साहब से भी कहता हूँ कि आइए नक्सलाइट इलाकों में चलिए, नागालैंड के अंदरूनी इलाकों में चलिए, मणिपुर के अंदरूनी इलाकों में चलिए और चलकर तिरंगा लहराइए, फिर आपको देशभक्ति का पैमाना मालूम होगा। दूसरी बात यह है, ये बयान आप क्या कह रहे हैं? अरे उस जिले के पहले यानी एसएसपी ने बयान दिया, और आज आरपी सिंह डीएम का बयान ऑफिशियली आ चुका है। बयान में दो बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा, रिफत साहब को शायद मालूम होगा। पहले उन्होंने कहा ये क्रॉस फायरिंग थी, गोली कहां से चली अभी तक किसी को मालूम नहीं क्लियर है। हाँ, दूसरी चीज उन्होंने कहा वहां तिरंगा हो यानी उसको झंडारोपण यानी तिरंगा लहराया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैं कासगंज के उन पुजारियों को, उन हिंदुओं को, उन मुसलमानों को जो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं, उनका कहना यह था फिसाद करने वाले बाहर के लोग थे। वो लोग आए जिन्होंने, हमारा कहना है अरे क्या हरा हो क्या भगवा हो, नीला हो या पीला हो, तिरंगे के साथ कोई नहीं चलेगा। और ये तिवारी जी और बीजेपी के प्रवक्ता भी बातें कर रहे हैं। जिस शिरोमणि अकाली दल ने रेजोल्यूशन पास करके 2006 में कहा था कि खालसा, किसी खालसा स्कूल में वंदे मातरम नहीं होगा, जब ये बीजेपी 10 साल तक उनके साथ सरकार बनाती है तब इनको वंदे मातरम याद नहीं आया। जब उसी अकाली दल ने आइन की तमहीद को फाड़ दिया था कि सिख जो है वो हिंदू नहीं है, तब इनको याद नहीं आया। ठीक बात अनिल यादव, लेकिन ये आपकी पार्टी कह रही है कि साजिश है इसके पीछे। हालांकि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साजिश के एंगल को ना तो नकार रहा है ना अग्री कर रहा है,
लेकिन आपकी पार्टी खुलकर कह रही कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, साजिशन इस दंगे को अंजाम दिया गया है। क्यों? समीर जी, इससे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं एक बात यहां पर कहना चाहता हूं कि देखिए, कासगंज की जो घटना है वो वाकई में बहुत दुखद है और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की संवेदनाएं उस मां के साथ है जिसने अपना बेटा खो दिया, उस पत्नी के साथ भी हैं जिसका पति अपने बच्चे की डिलीवरी के लिए वापस लौट रहा था और उसकी एक आंख से वो बेचारा अंधा हो गया और वो बच्चा जी 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 और वो दूसरा लड़का जिसका पैर गोली लगने से खराब हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी लगातार इन लोगों के लिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी इस दंगे की जवाबदेही नहीं देगी कि कौन जिम्मेदार है, तब तक लगातार हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, देखिए साजिश है या नहीं है इसका काम, ये काम पुलिस का है, प्रशासन का है, लेकिन जब हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद वहां पर एक पक्ष के पास जाकर और एक पक्ष में इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि ये हमारा पक्ष था, वो दूसरा पक्ष था, जहां उन्हें चाहिए, क्योंकि सांसद देखिए संवैधानिक पद है, वो सभी के सांसद है, उस क्षेत्र के चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, वो सभी के सांसद है। वहां पर ये एक पक्ष की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम है। दूसरी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अभी हमारे भाई राकेश त्रिपाठी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ या पुलिस ने काम किया है, मैं एक बात जानना चाहता हूं, ठीक है परमिशन की मैंने आपकी बात मान ली, नहीं जरूरत होती हो या नहीं होती हो, आप वकील हैं, आप बेहतर जानते हैं, पर मुझे ये बताइए दंगा हुआ क्यों? 100 मीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन है, तो कैसे जवाबदेही नहीं होगी पुलिस की? आप बताइए, आपकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या कर रही थी? अगर आपको इस तरीके की जानकारी थी कि इस तरीके की यात्रा होगी, चाहे परमिशन आपने नहीं दी, पर आपका काम तो था कि सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो होने चाहिए थे। एक चीज और समीर भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बच्चे के मरने का दुख भारतीय किसी को भी हो सकता है, उसकी मां को भी हो सकता है, समाजवादी पार्टी को भी, सभी पूरे देश को है, पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, क्योंकि इनके उस क्षेत्र के विधायक, कासगंज सदर के विधायक देवेंद्र, वहां पर उसने बगल वाले जिले में कैलाश खेर का कॉन्सर्ट चल रहा था, वहां पर वो नाच गाना देखने जा पहुंचे हैं। अमरनाथ अग्रवाल साहब, आपको क्यों लगता है, आपकी पार्टी को क्यों लगता है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? क्या आपको यह नहीं लग रहा, या यूपी पुलिस जो जांच कर रही है उस पर क्या भरोसा नहीं है आपको? देखिए, आप राज्यपाल महोदय ने ही बात बता दी, स्पष्ट हो गया कि ये कलंक है और पुलिस कंट्रोल करने के मन में नहीं है, मूड में नहीं है। 100 मीटर दूर थाना था, पहले चक्कर में पुलिस आ गई, उसके बाद भी वहां पे एक पूजा घर जला दिया जाता है, गोली बाद में चलती है। आप ये लोग पहुंचे क्यों? तिरंगा ही फहराया जा रहा था वहां पर। अभी बार बार जैसे तिवारी जी ने कहा प्रतीक, अरे प्रतीक क्या तिरंगा प्रतीक नहीं है जो वो लोग फहरा रहे थे वहां पे? उसका अपमान हो रहा था क्या वहां पे? मैं इनकी एक कार्य पद्धति बताना चाहता हूं। गौरक्षा के नाम पर इन्होंने अपनी नई सेना खड़ी कर ली थी, जिसको चाहा मार दिया। आज वंदे मातरम के नाम पे हो रहा है। लव जिहाद के नाम पे नई सेना खड़ी कर दी थी, जिसको चाहा मार दिया। आज सारे अखबारों में निकला, सारी रिपोर्टिंग हुई, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे। हमारे भाई राकेश जी कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं थे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि गौ रक्षक चेत जाएं, वो हमारे नहीं है, लेकिन पूरा संरक्षण देते हैं उनको। आप यहाँ पे गाय बंद करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में गाय बेचते हैं। कौन सा ये पीडीपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वहां वंदे मातरम नहीं होगा, यहाँ होगा। क्या क्या ये नहीं कर रहे हैं? आपके हिसाब से तिरंगा तो बहाना है, असल मकसद फसाद कराना है, समझ रहे हैं? बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं ना आप? मकसद फसाद है, भय का वातावरण है। और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप एक बात को और सुनिए। सहारनपुर में बगैर इजाजत के दलितों ने जो रैली निकाली, साहब आपने मारा, कूटा, गोली चलाई, जेल में बंद कर दिया। आप यहां कहते हैं परमिशन की जरूरत नहीं है। पूना में जो पहले से प्रथा 250 साल से चली आ रही थी, दलित इकट्ठा हुए, आपने कूट दिया जाके, आप कहते हो प्रथा नहीं है, आप कहते हो कुछ आपकी जो मर्जी है। ये अराजकता है, सरकारी संरक्षण में गुंडाई है। 3 किलोमीटर एरिया में कुल कासगंज है, छोटा सा कस्बा है, 1 लाख की आबादी है, लखनऊ के 4 मोहल्लों के बराबर आबादी है उसकी। आपकी मंशा होती तो 5 मिनट में पूरा आप शहर कंट्रोल कर सकते थे, कंट्रोल नहीं करना था। 2.5 दिन तक। ठीक है राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा राकेश आपके पास, लेकिन उससे पहले रिफत जावेद, इस कुर्सी पर बैठकर बतौर पत्रकार हम जब नेताओं से सवाल पूछते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछते हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस घटना के सामने आने के बाद हमारी पत्रकार बिरादरी के कुछ लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया इस पूरे मसले पर, जिस तरह से ट्वीट्स किए गए, जिस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, फिजूल के सवाल उठाए गए, ये जानते हुए भी
सच्चाई जानते हुए भी कि दूसरा पक्ष भी झंडा फहरा रहा था वहां पर। जो तिरंगा यात्रा में जो लोग थे वो भी हाथ में झंडा लिए हुए थे, भगवा झंडों के साथ। ये सारे तथ्य, ये सारे फैक्ट्स जानने के बावजूद भी जब इस तरह का सवाल उठाया गया कि इस देश में तिरंगा यात्रा नहीं निकलेगी तो कहां निकलेगी, पाकिस्तान में फहराएंगे क्या झंडे, ये देश क्या कि ये हालत हो गई है कि अब हमें तिरंगा यात्रा निकालने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। ये कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया। समीर, चूंकि मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है तो आई होप कि कोई मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं दो चीजें बहुत यहां बता दूं। सबसे पहले कि बिफोर इसके कि लोग कहें कि अरे आप भी गद्दार हैं और ये है, मेरा जो पास्ट रहा है, मैंने आर्मी में देश के लिए लड़ने के लिए मैंने साइन अप किया था। मैं एसएसबी सिलेक्टेड हूं, तो जरा ये ध्यान रहे। ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट भी था एनसीसी का। देखिए, ये जो एक फैशन सा चल गया है कि वंदे मातरम कहना होगा, जनगण मन कहना होगा। मेरा कहना यह है कि क्या ये मुल्क तुम्हारे बाप का है? जनगण मन कहना होगा जो मुल्क के लिए मेरे अंदर श्रद्धा है कि आज भी अगर मुल्क में अगर कोई खतरा आता है तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। ये लोग जो मुल्क में कहते हैं कि आप अपनी देशभक्ति दिखाओ, है हिम्मत तो चले हमारे साथ बॉर्डर पे चले लड़े, पतलून गीली हो जाएगी इन लोगों की। अभी जो बात आती है, सारे लोगों ने अपने अपने कर लिया। आपने देखा कि एक दिन तक जब से वहां पे हंगामा हुआ था, उसके 24 घंटे तक यही सब नफरत और झूठ फैलता रहा सोशल मीडिया पे कि ये देखो विश्व हिंदू परिषद का बंदा मारा गया, ये देखो वहां पे झंडा नहीं लहराने दिया जाएगा। हकीकत बावजूद इसके कि वो वीडियो आ चुका था उस वक्त, जिस वीडियो में बाजाब्ते दिखाया जा रहा है, सबसे पहली बात कि कोई तिरंगा यात्रा नहीं थी जी, कोई तिरंगा यात्रा नहीं थी। उसमें तिरंगा यात्रा में भगवा झंडा नहीं लहराया जाता है। भगवा झंडा हमारा देश का झंडा नहीं है। उन लोगों के हाथों में तिरंगे भी थे, भगवा झंडे भी थे, भगवा झंडा था। और जिनके साथ कहा सुनी हो रही थी, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स क्लियर करता चलूं मैं, और ये फैक्ट्स मैं नहीं कह रहा हूं, ये हुक्काम वहां के कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि जब वहां पे जब कहा सुनी हो रही थी, इतने ऑब्जेक्शनेबल नारे लगाए जा रहे थे वहां पे कि मुसलमानों को यह कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो वंदे मातरम नहीं कहेगा तुम पाकिस्तान जाओगे, ये डिसाइड करने वाले तुम होते हो। और दूसरी बात ये कि ये जो फायरिंग हुई है वो वहां पे नहीं हुई है फायरिंग, वो वहां पे कहा सुनी हुई, वहां से सब लोग चले गए, उसके बाद वहां पे फायरिंग हुई है। और पुलिस ने अब तक ये साबित नहीं किया है कि फायरिंग किसकी तरफ से हुई थी। ये अभी भी जांच का मौका है, तो ये आप कंक्लूड ना कर लें कि एक कम्युनिटी के लोगों ने किसी दूसरी कम्युनिटी पे फायरिंग की थी। ये भी ये कहानी आ रही है कि फ्रेंडली फायरिंग में भी उस बच्चे की मौत हुई होगी। तो ये हम अभी थोड़ा सा सब्र से काम ले। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात है हमारे अपनी बरादरी के लोगों की, देखिए मेरा मानना यह है कि सियासतदान, पॉलिटिशियंस, मेरी नजर में उन्होंने अपना जमीर बहुत पहले बेच रखा है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात हमारे लिए यह है कि जो जिनका काम था डेमोक्रेसी को सेव करना, जो हम लोगों का काम है कि सही खबर जनता के हक में, जनता के लिए हम सामने रखें, वही लोग आज अब जमीर बेच करके जिस बेहूदगी के साथ, मैं नाम नहीं लूंगा और आपको पता है कि किन लोगों ने ये किया है, जिस बेहूदगी के साथ, देखिए हम देश में किसी भी मजहब को आप माने, हमारे मुल्क में हम कर्मा में यकीन करते हैं। आपको ये डर नहीं लगता है कि आज आप किसी तरह से झूठ फैला करके नाहक किसी बेकसूर इंसान का अगर खून बहाएंगे, कल को उस खून की नदी में आपके अपने लोग मर सकते हैं। बेशक, ये आपको डर नहीं लगता ये? बेशक। और सिर्फ एक 10 सेकंड मुझे मीडिया के उस ओनर से भी सख्त एतराज है कि बावजूद इसके कि ऐसे लोग आए दिन नफरत फैलाते हैं और बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन मीडिया वाले, पुलिस तो अपना काम कर नहीं रही है। इन लोगों को तो जेल में होना चाहिए था। जो मीडिया के ओनर्स लोग, उनको सर पे बैठा करके रखते हैं। इन लोगों की जो जगह है वो मीडिया के स्टूडियो में नहीं है, लाखों की सैलरी में नहीं है, इनकी जगह सबसे जेल बड़ी में बात है कि बतौर पत्रकार हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो करना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इस जिम्मेदारी का तो एहसास होगा या नहीं होगा। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब जाहिर है राकेश जी आपको भी देना है, विजय जी आपको भी देना है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन हो रहे हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। कौन है कासगंज के असली मुजरिम, ताकि दोबारा कासगंज ना हो। फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो बड़ा सवाल आज यही है कि कौन है कासगंज के असली मुजरिम। इस दुआ के साथ कि जल्द से जल्द कासगंज में हालात जो हैं वो नॉर्मलसी आए और जल्द से जल्द अमन का पैगाम जो हमारे नेता हैं वो भी देते हुए नजर आए, ताकि हालात पूरी तरह से सामान्य हो पाएं कासगंज में। यही उम्मीद है, यही दुआ है। राकेश त्रिपाठी साहब, बीजेपी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए आज ऑपोजिशन पार्टीज ने।
दो बड़े सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक सवाल यह उठ रहा है कि जब कासगंज जल रहा था, हमारे पास तस्वीरें हैं, ये टीवी पर हमने आज दिन भर दिखाया भी है, तब कासगंज सदर और कासगंज की दूसरी सीट जो है उसके दोनों जो विधायक थे वो एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का मजा ले रहे थे, कैलाश खेर के गाने सुन रहे थे। और जाहिर है विधायक हैं तो उनके पास खबर तो पहुंची गई होगी कि भाई कासगंज पूरा जल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि वो प्रोग्राम छोड़ के वहां से निकल जाएं, वो प्रोग्राम देखते रहे रात भर। और दूसरा ये कि राजवीर सिंह जो आपके एमपी हैं, सांसद हैं, वो मौके पर पहुंच जाते हैं दूसरे ही दिन और वहां जाकर जो भड़काऊ बयान देते हैं वो अपने आप में देखने वाला था। और उस बयान को जिसने भी देखा उसके मन में यह सवाल जरूर उठा होगा कि एक सांसद होकर, एक जिम्मेदार नेता होकर वो ऐसा भड़काऊ बयान कैसे दे सकते हैं, हमारे लोग तुम्हारे लोग कैसे कर सकते हैं? इस पर जवाब देना है आपको। मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा, उससे पहले कुछ बातें और कही गई हैं बिना कोई डिस्क्लेमर जारी किए कि मैं कितना देशभक्त हूं। मैं सीधी सीधी कुछ बातें कहूं। 26 जनवरी को हिंसा की एक घटना होने के बाद किसी तरह की जान माल की कोई हिंसा वहां नहीं हुई है, उसके बावजूद इसको दंगा कहना और यह कहना कि 3 दिनों तक वहां दंगा चलता रहा, यह जिम्मेदार रिपोर्टिंग नहीं है, यह जिम्मेदार वक्तव्य नहीं है। पहली राकेश, पहली बात किसी ने कहा नहीं कि 3 दिनों तक दंगा चलता रहा, 3 दिन तक कासगंज जलता रहा, यह जरूर कहा गया है। और दंगा किसे माना जाए या ना माना जाए, एक शख्स की जान गई है, एक अकरम नाम का शख्स, एक चंदन नाम का नौजवान हमारा जिसकी मौत हुई है गोली लगने के बाद, एक अकरम नाम का शख्स जिसकी आंख हमेशा के लिए चली गई है, एक नौशाद नाम का लड़का जिसके पैर पर गोली लगी है और न जाने कितने लोग घायल हुए। कल तक दुकानें, इसे दंगा ना कहा जाए, क्यों ना कहा जाए, क्यों ना कहा जाए राकेश त्रिपाठी, इसे दंगा ना बिल्कुल नहीं। आज भी जली है, कन्नौज के पास ये घटना फिर दोबारा जब मुजफ्फरनगर में हिंसा हुई थी तो उसे दंगा कहा गया था, तो इसे भी दंगा ही कहा जाएगा। तरह की कासगंज में नहीं हुई है। नहीं बिल्कुल नहीं। कासगंज में क्या टीवी नहीं देखते या न्यूज़पेपर में क्या नहीं हुआ है? कोई घटना नहीं हुई है, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इसको बार बार दंगा कहना, ये कहीं ना कहीं, अरे आप तो चैनल पे झूठ बोल रहे हैं भाई। एक उत्तर प्रदेश की छवि खराब बताइए, और इनका कोई क्या बिगाड़ लेगा? तो जनता को चैनल पे नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। संघर्ष नहीं है ये। अब समीर जी, इसका फैसला आपको करना पड़ेगा, या तो ये बात फैसला करूं। मैं तो फैक्ट्स ही रख सकता हूं व्यूअर्स के सामने। अरे फैसला तो जनता को करना है। 4 बस जली, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है? एक लड़का मारा गया, आपकी बात ज्यादा ईमानदार मानी जाएगी। क्या कह रहे हैं आप? नहीं मैं चलिए ठीक है राकेश, आगे बढ़े हम इससे। राकेश त्रिपाठी, इससे आगे बढ़ गए, वक्त हमारे पास कम होता है टीवी डिबेट्स में, यही तो मुश्किल होती है। लीजिएगा, मुझे समीर जी के प्रश्नों का भी उत्तर देना है। समीर साहब, मैं जवाबदेही के साथ उत्तर दे रहा हूं, आप उत्तर सुन लीजिए। मैं अमरनाथ जी की भी बात के बीच में नहीं बोला हूं और अनिल जी को भी मैंने रजिस्टर नहीं किया है। ठीक है, बोलिए। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां पर घटी कि तिरंगा लेकर के जा रहे, जिसको कहा गया कि तिरंगा यात्रा नहीं थी, वो निश्चित तौर पर तिरंगा लेकर के चल रहे लोगों की यात्रा थी और उस यात्रा को बाधित किया गया, वहां पर पथराव हुआ और उसके बाद गोली चली, जिसके कारण आज चंदन गुप्ता इस दुनिया में नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ लोगों को प्रिवेंटिव के आधार पर डिटेन किया है। पुलिस एक एक बारीकी से इस मसले के साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, जांच कर रही है। जो भी दोषी है वो नहीं बख्शे जाएंगे। इस बात को जवाबदेही के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपके सभी दर्शकों के सामने कह रहा हूं। इसमें किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव और प्रभाव नहीं चलेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा मुजफ्फरनगर दंगे की तरह कि लखनऊ से फोन जाए और किसी को छोड़ दिया जाए। दूसरी बात, मैं आपने जो पूछा राजवीर सिंह वहां पर क्यों पहुंच गए, उन्होंने क्या करने पहुंच गए विधायक वहां पर, स्थानीय सांसद हैं, निश्चित तौर पर हो जाएंगे, उनकी जवाबदेही है। मैं जवाबदेही क्या मतलब है आपका? राजवीर जो भी है, राजवीर सिंह वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे क्या? राकेश त्रिपाठी, आप ये कह रहे हैं बतौर ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, क्या आप ये कह रहे हैं कि राजवीर सिंह ने वहां जाकर अपनी जिम्मेदारी निभाई? भड़काऊ बात नहीं कही है, एक भी वक्तव्य, एक भी लफ्ज उनका भड़काने वाला नहीं है। वो जिन लोगों, सुनिए एक मिनट राकेश त्रिपाठी, ध्यान से सुनिएगा। आपने ये मुद्दा उठा दिया राजवीर सिंह को, सुनिए एक मिनट। मैं अपने कंट्रोल रूम से कहूंगा, पीसीआर से कहूंगा, एक बार चलाइए, दिखाइए जरा राजवीर सिंह ने क्या कहा है वहां जाकर। राकेश सुनिएगा। तो ये घटना घटी है, इसको किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जा सकता। मैं जितना आक्रोश कासगंज में आज है, मैंने कभी देखा भी नहीं है। इस घटना में
हमारे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है। ये झगड़ा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, जिसमें से एक हमारा आदमी स्वर्गवासी हो गया। सुना आपने राकेश, हमारे लोगों की कोई गलती नहीं है, आक्रोश बहुत है। उन्होंने क्या गलत कहा? शांत वो जिन लोगों के बीच बात कर रहे हैं, क्या उनकी बात ना कहें? क्या जिन लोगों के बीच वो खड़े हैं उनकी बात कहना गुनाह है? हमारे लोग क्या होता है इसका बदला ले लो। उन्होंने कहा कि हिंसा कर दो, उन्होंने कहा किसी का घर जला दो, हमारे लोग क्या उन्होंने होता कहा है कि इसको माफ नहीं किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी हम अगर इस बयान की आप पैरवी कर रहे हैं तो आज मुझे समझाइए कि एक सांसद के लिए हमारे लोग क्या होता है। हमारे लोगों की कोई गलती नहीं है, हमारा एक आदमी मारा गया है, वो जिनके बीच खड़े हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। नहीं, वो जिनके बीच खड़े हैं उन लोगों की बात कर रहे हैं। जज बन गए, वो जिनके बीच खड़े हैं उन लोगों के बीच उनको संबोधित करेंगे तो उनको ही कहेंगे। हम अमेरिका में भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर के बात करते हैं, वो अमेरिका में वास कर रहे लोगों के बीच में जिम्मेदाराना बयान नहीं था। एक सांसद का जिम्मेदाराना बयान ये नहीं हो सकता कि हमारे लोगों नहीं, निश्चित तौर पर जिम्मेदाराना बयान है। जो लोग कह रहे हैं कि कासगंज में दंगा हुआ है वो गैर जिम्मेदारानापन दिखा रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कासगंज जल रहा है वो गैर जिम्मेदारानापन कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं जो लोग उन द्रोहियों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, बयान के जिन्होंने सुनने के बाद भी हत्या की है, वो गैर जिम्मेदारानापन कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के। नहीं इख्तिसार के साथ दो बातें सुनिए प्लीज। नहीं सुनिए, जो कुछ हुआ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ईटीवी का शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आपने ये पहल करी कि हम लोगों को अमन व अमान की बात कर रहे हैं कि अमन को कायम रखा जाए। हुकूमतें आती जाती रहेंगी लेकिन हिंदुस्तान यहीं रहेगा। बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम तरीन बात ये, इसमें यहाँ पे तमाम सीनियर लोग मौजूद हैं, इसमें एक पहलू को और नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो पहलू ये है कि ये इलाका उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला कल्याण सिंह का है जी, और वहां से उनके साहबजादे जो है वो मौजूदा एमपी हैं जी। जो ये बात चली थी कि 2018 में कुछ नाअहल लोगों के टिकट काटे जाएंगे, बदकिस्मती से उसमें इनका नाम भी शामिल है, इसलिए इस पहलू को कहीं नजरअंदाज मत कीजिए। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ सियासत नहीं करूंगा, मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश खासकर योगी आदित्यनाथ के जो बयानात आए वो कहीं ना कहीं राजनीति के बयान थे, और उन्होंने कहा अमन कायम होना चाहिए। दूसरी चीज आप देखिए, जिस तिरंगे यात्रा की बार बार हमारे राजेश जी बात कर रहे हैं, मुझको बताइए वो अस्मिता, वो मोहब्बत तिरंगे के साथ कब जाती है कि जब आप जम्मू कश्मीर के झंडे के साथ नीचे बैठ के, तिरंगे के साथ बैठ के आप वहां पे सरकार बना रहे थे, तब आपको ये कासगंज में वो झंडा याद नहीं आया था? कल ही राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि हम आसाम यानी नागा अकॉर्ड में आसाम के साथ यानी अलग झंडे की आप बात करते हैं और दूसरे बार आप तिरंगे का अपमान करते हैं। भैया, मैं आपके ताल्लुक से कासगंज के लोगों से, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करता हूं, ऐसे मौलाना, ऐसे पंडित, ऐसे नेता जो मजहब के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं, के साथ और नागा में आप समझौता कर रहे हैं, होगा लोकतंत्र बचाए रखने के लिए झूठ बोलने का समझौता किया गया है, लेकिन सिद्धांतों से झूठ बोलने का समझौता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अनिल यादव साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते हैं, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और बड़े बड़े दावे यही किए गए कि भाई ये दंगों वाली सरकार नहीं है, लेकिन एक दंगा यहां पर भी हो गया। मतलब यूपी के जो लोग हैं, जो ये दंगा नहीं है समीर अब्बास साहब, इसको दंगा मत कहिए, मेरी आपत्ति है, इसको दंगा मत कहिए। अरे राकेश जी, आप ना कहिए दंगा भाई, आप ना कहिए, ये दंगा नहीं है, थोड़ी रोकने वो होता है क्या नाम देंगे? चंदन की मौत को क्या नाम देंगे? जारी करने वाले इतने लोग घायल हो गए, क्या नाम देंगे? 3 दिन तक कासगंज जलता रहा, क्या नाम देंगे? ये देशद्रोहियों का क्या है? देशभक्तों पर हमला है। क्या है ये? देशद्रोहियों का देशभक्तों पर हमला है और काराना तरीके से हमला है। राकेश त्रिपाठी साहब, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, हमला है, गैर जिम्मेदाराना बयान है। राकेश त्रिपाठी साहब, इस बयान को आपको वापस लेना चाहिए। इनके डीएम का बयान है, बिल्कुल ये पूरा जिम्मेदारी भरा बयान है। राकेश त्रिपाठी साहब, ये गलत बात है। डीएम ने दंगा कहा गया, डीएम ने दंगा तो नहीं कहा, दंगा नहीं है, क्रॉस फायरिंग हुई है। डीएम ने दंगा कहा गया, इसके जरिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं कहा तो आप दंगा कहने वाले कैसे हो सकते हैं? इसके जरिए ये क्या कहना चाह रहे हैं? कैसे कह सकते हैं? कोई क्रॉस फायरिंग नहीं हुई है, कोई क्रॉस फायरिंग नहीं है, इशू नहीं है, ये इशू नहीं है मेरे लिए भाई। अगर डीएम ने, अरे विजय जी, ये इशू नहीं है कि ये दंगा कहें या बड़ी हिंसा कहें, ये इशू नहीं है सर। दंगा कह रहे हैं, दंगा दंगा दंगा, आप दंगा भड़काने जाते हैं क्या? आप दंगा भड़काने जाते हैं आप?
जब डीएम ने दंगा दंगे को दंगा कहने से दंगा भड़क जाता है या फिर लोगों को उकसाने से दंगा भड़कता है हिंसा के लिए? एक मिनट, ठीक है, सबकी अपनी राय, देखिए सबकी अपनी राय। एक मिनट राकेश जी, विजय भाई आपका काम तो हो ही रहा है, काहे का जोश में आ रहे हो? देखिए मुझे, अरे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। देखिए पहली बात तो ये, रविशंकर जी इतनी बड़ी बात कह रहे थे कि दंगा भड़काने की बात नहीं होनी चाहिए, तो एक लाइन ये राजवीर सिंह के लिए भी कह देते कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी, उसकी सभी के लिए जिम्मेदारी होती है। खैर मैं इस बात पर नहीं जाता हूं। राकेश त्रिपाठी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि एक दिन एक घटना घटती है, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हालात नॉर्मल थे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई अगले दिन जिनकी झोपड़ियां जली, जो बस जली, जो ट्रैक्टर जला, वो किसके थे? वो कोई बाहर के लोग थे? वो भी हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के ही तो लोग थे। क्या उनके बारे में आपको कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और मैं आज की घटना बता देता हूँ। अरे शर्म करिए, कम से कम बात सुन लीजिए पहले। अरे बात सुन लीजिए, एक तो नाकामयाबी आपकी है, ऊपर से आप बोलने किसी को नहीं दे रहे हैं। कोई आपसे सवाल ना पूछ ले इसलिए आप लगातार बोल रहे हैं। कोई आपसे ये ना पूछ ले कि आपने पुलिस ने क्या किया, लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, कोई इसको ना पूछ ले। आज सुबह ही कन्नौज के पास भी 3 दुकान जलाने की कोशिश की। वो तो वहां के लोग सच रहे थे, उन्होंने वो दुकानों को पानी से बुझा दिया गया, और नहीं तो एक और मामला वहां हो जाता। और उसके बाद ये कहते हैं कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपका पुलिस व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो गई? आज की अगर घटनाओं की बात करूं तो देवरिया में एक लड़की ने खुद को आग जला के आत्महत्या करने की कोशिश की है, क्योंकि वो छेड़खानी से परेशान थी। मेरठ में भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदन गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए, और श्रद्धांजलि कैसे देते हैं? हंसते हुए। पेपर में उस फोटो को दिखाया भी है, हंसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी देखिए राकेश त्रिपाठी जी जिससे भाग रहे हैं, जवाब नहीं दे पाएंगे। राहुल उपाध्याय किसने कर दिया? क्या इन लोगों ने किसने कर दिया? किसने करा? अरे इन्होंने आप सबका किसने कर दिया? सभी इन लोगों ने करा। किसने कर दिया? इन्हीं लोगों ने किसने कर दिया? बताइए ना, इन लोगों ने किसने कर दिया? विजय शंकर जी आप जवाब दीजिए ना, आपने किसने कर दिया? आप दे दीजिए जवाब। राहुल उपाध्याय को मुर्दा किसने घोषित कर दिया? परेशान मत करिए, मैं विजय जी आपसे पूछ रहा हूँ, किसने कर दिया? आप राहुल उपाध्याय को उसने घोषित किया जिसको इसका फायदा मिल रहा था। किसको मिल रहा है? नहीं, जिसके वर्ग, जिसके समाज का व्यक्ति मारा जाता है उसको क्या फायदा है? उसका तो व्यक्ति मारा जा रहा है। तो जिसको नहीं, जो तुष्टीकरण वाले, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको फायदा होता है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। देखिए मैं नाम नहीं कहना चाहता, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको फायदा होता है। कोई शासन, कोई भी शासन, कोई भी शासन राहुल उपाध्याय सुनिए, बता रहे हैं कैसे काम लगता है। अरे छोड़िए प्रवीण तोगड़िया को, उनको बीएसपी भी पूछती है, हम क्यों पूछे? एक मिनट सर, टाइम निकल जाएगा, प्लीज। नैतिक अधिकार नहीं है आपका बात करने का। कितने हजारों लोग आपने दंगों मरवाए, आप बात करने की बात करते हैं। विजय शंकर जी, ये तो बात आप मानेंगे ना कि कासगंज में हिंसा होती है और एक तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को भड़काने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बयान किस तरह के दिए जाते हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल हो जाती है। मैं विश्व हिंदू परिषद का एक बयान बताता हूं। जब यह हिंसा हुई तो उसके बाद बयान आता है, सेकुलर गिरोह के लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम कहने वालों की हत्याएं कर देते हैं। पहले केरल में करते थे, अब सारे देश में शुरू कर रहे हैं। हत्यारों के बचाव में कांग्रेस समेत हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाने वाले लोग होते हैं। मतलब जो इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात करे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा दे, आप लोग क्या उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं क्या? बहुत बढ़िया बात। मैं 2 संदर्भ दूंगा, मुझे एक जल्दी से। बिल्कुल जी। अभी पद्मावत पिक्चर पर प्लीज घुमाइए नहीं, मैं मुझे 1 मिनट लिया पद्मावत पिक्चर मुझे सर इस बात का मतलब समझना है प्लीज। विशेष वर्ग की बात करते हैं विजय जी, मुझे बीएसपी के इस बयान का मतलब समझना है। बिल्कुल ये बयान जिसका भी है बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें। और बिल्कुल अक्षरशः पब्लिक के सामने डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में ये बिल्कुल सत्य है समीर जी, इसमें एक भी शब्द गलत नहीं है।
ये इसलिए गलत है क्योंकि हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे वो लोग ही नहीं लगा रहे थे जो तिरंगा यात्रा लेकर निकले थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दूसरे पक्ष के लोग भी लगा रहे थे जो कि तिरंगा लहराने के लिए वहां पर मौजूद हुए थे। फिर ये झूठ क्यों बोला जा रहा है भाई देश के सामने? ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? झंडा यहाँ नहीं फहराएंगे तो पाकिस्तान में फहराएंगे क्या? ये झूठ है आज देश को। अगर कहीं भी तो खड़े होइए, कोई कश्मीर की यात्रा करने लगे, रखिए अपना ईमानदारी का बात रखिए। यानी हिंदू मारा जाएगा तो भी उसका दोष, वो मारेगा तो भी दोष। कहीं भी 50 लाख दिलवाइए ना, 50 लाख दिलवाइए पहले उस परिवार को। अगर इतने आपने एक लाइन भी उस परिवार के लिए नहीं कही, चंदन गुप्ता की मां को 50 लाख क्यों नहीं दिलवाते? तो कहिए क्यों नहीं कहते? 20 लाख क्यों दे दी? क्या खैरात देने गए थे? एक सरकारी मांगी थी तो क्यों नहीं और अगर नहीं मिले तो क्या भाजपा का खंडन करेंगे आप? नौशाद और अकरम के लिए क्या होना चाहिए? नौशाद और अकरम के लिए क्या होना चाहिए जो घायल हुए इस जो दंगाई हैं, जो दंगाई हैं उनको पहचान करके उनको जेल में बंद करना चाहिए और जो घायल हैं उनका उपचार करना चाहिए। अच्छा, और घायलों का उपचार करना चाहिए। मुआवजा होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। वो सरकार तय करे ना जी। जो मारा गया है, जो मारे गए की बात कर रहा हूं मैं, जो मारे गए उनको 50 लाख मिले हैं, जो मारा जाए उसको 50 लाख मिले, लेकिन जो घायल है उनको उपचार हो। ठीक है रिफत जावेद, ये क्या इतनी सी बात समझने में भी आज हमें दिक्कत होने लगी है या ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि लोग ये समझना भूल गए कि दंगों की जो आग होती है उसका कोई मजहब नहीं होता, वो हिंदू मुसलमान नहीं होती? देखिए, बहुत फिक्र की बात है कि यहाँ पे एक फैशन सा हो गया है कि सियासतदानों का, और मैं किसी खास पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, सियासतदानों की फितरत सी हो गई है कि इंसानी लाशों पे सियासत की दुकान चमकाई जाए। वही हो रहा है कि चंदन गुप्ता को आप 50 लाख दे देंगे। मैं ये कहता हूँ किसी भी सियासतदान से पूछता हूँ कि क्या आप 50 लाख के बदले में आप अपनी औलाद को खोने के लिए तैयार हैं? मतलब हम यहाँ कीमत लगा रहे हैं किसी इंसानी जान की। वो चंदन गुप्ता की माँ से पूछे, मैं एक फादर हूँ, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, और मैं जान सकता हूँ कि एक औलाद एक जरा तकलीफ में भी होता है तो अरे बैठे में सभी लोग फादर हैं। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यही सियासत हो रही है। यहाँ पे देखिए, इलेक्शन की तैयारी है, कुछ नहीं है, ये तमाम इलेक्शन की तैयारी है। जहां जिनको हमने इल्जाम लगाया कि उन्होंने झंडा तिरंगा रैली पे जाने का, वो भी उतने ही बड़े देशभक्त थे, वो भी वहां पे जैसा खामोश हो जाओ भाई, मैंने आपको नहीं रोका, थोड़ी सी डिसेंसी लाई है, मैंने आपको नहीं रोका था, ठीक है ना? मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप सियासत पे जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बिल्कुल सुनने योग्य नहीं है। उसके बाद आप बोलिए, बीच में हेकल मत कीजिए, उसके बाद बोलिए, आप दिल खोल करके बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वहां पे खड़े हुए थे, जो तिरंगा लेकर के, वो भी देश के उतने ही बड़े मुहिब्बे वतन थे जितने ये लोग क्लेम कर रहे हैं जो बाइक पे गए थे। तो मसला ये है कि हमने जब ये डिवाइड करने लगे कि ये कम देशभक्त है, हम बड़े देशभक्त हैं, तभी ये मामला होता है। आप ये कह रहे थे, हमारे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि क्या गलत कहा, एमपी ने कहा कि ये हमारे लोग हैं। जरा आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं कहते हैं कि हम अपने लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं हम 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं भाई, खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं, भले उनका पास्ट जो भी रहा हो, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम सब लोगों को, जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो आप किसी खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर आप यही नफरत की राजनीति करते रहिए तो याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे करेंगे उनको ही तो संबोधित करेंगे ना, सोशल मीडिया पे सच फैलता है। और आज देश के गांव-गांव में जो इंटरनेट का पेनिट्रेशन हुआ है, तो आपकी सच्चाई आएगी, और सच्चाई आएगी तो इस घमंड में मत रहिएगा कि आप हमेशा यहाँ हुकूमत में रहेंगे। आप करते रहिए वायरल वीडियो, आप करते रहिए फोटो, आपको 3 तमाम एडिटिंग करते रहिए, लेकिन सच्चाई उससे नहीं चिपकती है कि देशद्रोहियों ने देशभक्तों पर हमला किया है। अरे छोड़े जनाब, ये सब छोड़े देशद्रोहियों ने, करने वाले देशद्रोहियों ने। एक वाक्य कहूंगा, कौन था देशद्रोही और कौन थे देशभक्त, ये भी बता दीजिए। देशभक्त कौन है? आप है देशभक्त। आपकी भाषा से नहीं लगता है कि आप जिन्होंने हत्या की है वो देशद्रोही हैं, और जिनकी हत्या हुई है वो देशभक्त है। 50 लाख मिलने चाहिए, इन्होंने उसका खंडन किया। जिन्होंने दंगे भड़काए वो देशद्रोही हैं, उसको जिन्होंने दंगे भड़काए वो देशद्रोही हैं। लेकिन 50 लाख तो लेने दीजिए, उसका तो आप निश्चित तौर पर दंगाई देशभक्त देशद्रोही है, निश्चित तौर पर दंगाई देशद्रोही है। इसको सारा समाज समझ रहा है, बिल्कुल मान रहे हैं। जो दंगाई है वो देशद्रोही है, वो सबसे बड़े देशद्रोही है, बिल्कुल सही।
सही कह रहे हैं किसी भी मजहब से अब आपने सही बात कही कि जो दंगाई है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते देशद्रोही होते हैं। मेरे राकेश देखिए, ये राकेश जी नहीं मानेंगे। नहीं देखिए, राकेश खुद कह रहे हैं नहीं देखिए, दंगाई है वो सबसे बड़े देशद्रोही। राकेश ने कही है। समीर, पहली चीज तो शुरू डिबेट से किसी ने ये नहीं कहा निश्चित तौर कि जो मारा गया किसी माँ का लाल था, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और तिवारी जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने अच्छी बात कही कि जो घायल हुए हैं वो किसी भी धर्म के हों, उनका उपचार होना चाहिए, सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो रिफत ने बात उठाई, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने इन 4 सालों में कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करी। हमेशा वो कहते हैं कि नहीं साहब, सबका साथ होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, भारत का कोई मुसलमान जो देशद्रोही नहीं है। लेकिन मैं बीजेपी, लेकिन जब राजवीर सिंह जैसे लोग जाकर इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो सवाल उठते हैं ना भाई कि ये सबका साथ सबका विकास, आप भड़का रहे हैं कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ। ये है अरे उनके लोग तो कर रहे हैं, कौन सा आदमी कर रहा है? दिखना चाहता है। अब जो 18 के इलेक्शन हो रहा है उनमें जो वादे हिंदुओं से किए हैं, नाम ले रहा हूं, जो हिंदुओं से किए थे, अब वो वादे तो पूरे हुए नहीं है। इसलिए अब ये सियासत मुसलमानों के लिए नहीं हो रही है, बल्कि इस देश के हिंदुओं को भ्रमित, इस देश के हिंदुओं को डराने के लिए, इस देश के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ करने के लिए पूरी साजिश हो रही है। और इसके लिए इनको मैं समझता हूं कम से कम इस्तेमाल। अमरनाथ अग्रवाल साहब, क्या बात आप ये बात मानते हैं आप ये गलत ये दंगों की सियासत जो है ये सारा बेड़ा गर्क कर रही है और इससे देश बच कर रहे हैं? देखिए साहब, ये सरकार का सारा हर जगह सरकार हर जगह फेल है। सरकार ने खुद माना है ये सरकार फेल है। बार बार योगी जी कहते हैं माफियाओं को जेल। अरे लखनऊ में 5 डकैतियां पुलिस के मौजूदगी में डकैतियां हो रही हैं, रोज हो रही हैं, आज तक नहीं रोक पाए और बताते हो माफिया जेल में जाएगा। कौन सा माफिया जेल में जाएगा? क्या नामकरण कर दिया? देखिए यह होता रहेगा। जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, संविधान की प्रतियां जलाई हो, कभी तिरंगा ना फहराया हो 52 साल तक, वो लोग अब नया मुल्ला है, प्याज ज्यादा खाएगा। अग्रवाल जी, राहुल जी क्या वो उन लोगों से कह रहे हैं जो आज तक तिरंगा फहराते रहे। राहुल जी संसद में उनको बताना चाहते हैं, अरे क्या बात हो रही है, कहाँ जा रहे हैं मियाँ? एक बार भी नहीं, अरे उनको बचाओ, प्रवीण तोमरिया को बचाओ। तिवारी जी ये जोश प्रवीण तोमरिया के लिए रखो। तिवारी जी ये जोश प्रवीण तोमरिया को बचाने के लिए रखो। जिसके आरोप उन्होंने लगाया है, आपके तो अध्यक्ष हैं, अरे आपके तो अध्यक्ष हैं वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द से जल्द कासगंज में अमन कायम हो और कासगंज दोबारा दोहराया ना जाए कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में। बस इसी दुआ के साथ इस शो को खत्म करना चाहूंगा और साथ ही साथ आखिर में यह भी कहना चाहूंगा कि इस कुर्सी पर, यानी पत्रकारों की कुर्सी पर, सहाफियों की कुर्सी पर जो लोग बैठते हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि लोग आज भी पत्रकारों की कही बातों को सही मानते हैं। वैल्यू कम हुई है मानूंगा मैं, लेकिन आज भी सही मानते हैं। इसलिए थोड़ी सी अपनी कुर्सी की जिम्मेदारी का ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा कि कहीं आपकी बातों से बुरा असर तो नहीं जाएगा, कोई एक समुदाय, एक कम्युनिटी भड़क तो नहीं जाएगी, हिंसा पर तो आमादा नहीं हो जाएगी। इसका ख्याल रखते हुए ही आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हम यहां इस कुर्सी पर बैठकर बहुत सारे सवाल नेताओं से तो पूछ लेते हैं, यह हमारी जिम्मेदारी भी है, लेकिन आज कासगंज की घटना के बाद जो कुछ हुआ है, यह एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिरादरी, पत्रकार बिरादरी के सामने भी है कि हमें अपनी गिरबान में झांक कर देखना होगा, इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि हमने क्या किया जो आगे नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।